हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 टोटली करीब करीब 1 आवर तक मेरा लेक्चर जा रहा है। वो 55 मिनट्स का लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और मैक्सिमम लॉस मेथड और सरप्लस कैपिटल मेथड दोनों मेथड से उसी वीडियो में मैंने बेसिक वाला सम, अच्छा सम जिसमें 80% सम कवर हो जा रहे हैं, मतलब टॉपिक कवर हो जा रहे हैं, वो मैंने सम करवाया आपको। तो मेरा लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी समझाया हुआ है और मैक्सिमम लॉस मेथड और सरप्लस कैपिटल मेथड भी समझाया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 में हम मैक्सिमम लॉस मेथड वाला सम करने वाले हैं, सम नंबर 34। अब मैंने ये सम नंबर इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें जनरल रिजर्व वाली पॉइंट भी कवर हो रही है और दो पार्टनर्स के लोन है और दो आउटसाइड लाइबिलिटीज वाले भी इसमें पॉइंट्स है। साथ ही साथ कंटीजेंट रिजर्व वाला भी पॉइंट इसमें कवर हो रहा है, बीआर वाला भी पॉइंट कवर हो रहा है और रिजोल्यूशन एक्सपेंस वाला पॉइंट तो आई थिंक सब में है। तो इस वजह से मैंने सम नंबर 34 को चूज किया है, जहां पे आपके काफी सारे डाउट्स सोल्व हो जाएंगे। अगर बीआर का पॉइंट आता है तो कैसे करना है, कंटीजेंट का सम आ रहा है तो कैसे करना है। तो लेक्चर नंबर 2 में चलो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सरप्लस कैपिटल मेथड करेंगे और उसमें दो एडिशनल पॉइंट और आ जाएगी। क्लियर? तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि जैत्रा मेत्रा सम नंबर 34 है। जैत्रा मेत्रा एंड जैत्रा का आर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो उनका क्या है, 2:3:5। ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को हम डिसॉल्व करेंगे 31/12/2013 को, जहाँ पे कैपिटल अकाउंट जैत्रा मेत्रा और जैत्रा के आपको दिए गए हैं और जनरल रिजर्व भी दे दिया गया है 1,20,000 और जैत्रा का लोन अकाउंट। और हाँ, इस सम में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस वो पॉइंट भी कवर हो रही है आपकी। तो दो पार्टनर्स है जैत्रा मेत्रा, उनकी लोन दी गई है, क्रेडिटर्स और बैंक ओडी। तो ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, ये दोनों आपके आउटसाइड लायबिलिटी हो जाती है और ये दोनों आपकी इंटरनल लायबिलिटीज हो जाती है। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, कैश बैलेंस दिया गया है और पीएनएल अकाउंट एसेट साइड दिया जाए, मतलब वो लॉस है। क्लियर? और ये हम पार्टनर्स के कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। अब आपको एसेट दी गई है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपको डेट दी गई है, तो समझ लेना नीचे जो एडजस्टमेंट है उसमें कुछ ना कुछ तो इन्होंने पॉइंट ऐसी डाली होगी जो ये डेट से रिलेटेड है, वरना बिना फालतू के डेट ये लोग कम ही देते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी का है, सेकंड 28 फरवरी का है, थर्ड 31 मार्च का है और फोर्थ 30 अप्रैल का है। क्लियर? और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने बोला है अ बिल ऑफ ₹30,000 जो कि ड्यू हो रहा है 15/4/2014 को, पोस्ट डिस्काउंटेड। तो 15/4/2014 को एक पीआर डिस्काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली वाली जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसमें से आपको बिल्स रिसीवेबल है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और सेकंड जो आपको दी गई है कंटीजेंट लायबिलिटी, ये जो भी तीनों पॉइंट दी गई है, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको सबसे पहले वाले पॉइंट है उसमें से आपको डिडक्ट करना है। इस वजह से आपको दिया जाता है, जैसे बिल्स का हमको वैल्यू माइनस कर देना है, क्योंकि 15/4 को वो डिस्काउंट हो रहा है, तो 15/4 वाले में जो आएगा आपका इंस्टॉलमेंट उसमें हम ऐड कर देंगे 15/4 के बाद वाले में। सेकंड कंटीजेंट लायबिलिटी का दिया गया है कि कंटीजेंट लायबिलिटी 30,000 की है और एक्चुअल 24,000 हुई। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब क्या हो जाती है, ऐसी लायबिलिटी जो आगे होने वाली है, बराबर, जिसका रीजन नहीं पता होता है लेकिन ये लायबिलिटी होने वाली होती है, ऐसी लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी बोलती है। और वो 31 मार्च को 24,000 की है, वो मुझे मालूम पड़ गया, लेकिन उन्होंने बोला है एस्टिमेटेड 30,000 है, तो उन्होंने वर्ड एस्टिमेटेड यूज कर दिया है। तो क्या करूंगा मैं, 30,000 फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट से माइनस कर दूंगा और 31 मार्च का जो भी इंस्टॉलमेंट होगा उसमें 24,000 का मेरे को कंटीजेंट लायबिलिटी मालूम पड़ गया, तो मैंने कितना रिजर्व ज्यादा निकाला था 6,000 का, तो वो 6,000 में ऐड कर दूंगा। पैसा डिसोल्यूशन एक्सपेंस में भी सेम टू सेम है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15,000 माइनस कर दूंगा और मुझे 12,000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस पता चला, लेकिन डेट नहीं बोली है, कौन सी डेट को पता चला, तो मैं लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में मान लूंगा कि मुझे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में बाकी का डिफरेंस 3,000 का जो ज्यादा निकाला था वो मैं ऐड कर दूंगा लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में। क्लियर? तो चलिए हम पहले बैलेंसेस एज पर, यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा आपका
पर्टिकुलर क्रेडिटर, ओडी, जे का लोन, एम का लोन, जेत्रा मेत्रा, चेत्रा का कैपिटल अकाउंट, और ऊपर हेडिंग दोगे स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपके बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। तो आपका क्रेडिटर है 2,10,000 का, और आपकी ओडी है 2,70,000 की। जेत्रा का लोन है आपका 1,50,000 का। फिर मेत्रा का लोन है आपका 75,000 का। क्लियर ना? उसके बाद जेत्रा का कैपिटल है 2,60,000। मेत्रा का लोन है आपका 3,33,000, और चेत्रा का लोन है आपका सॉरी कैपिटल है आपका 3,77,000। तो ये बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट है, जहां पे हमने क्रेडिटर, ओडी, जे का लोन, एम का लोन, चेत्रा मेत्रा और चेत्रा पार्टनर्स के कैपिटल है वो हमने बैलेंसेस एज पर कैपिटल लिख दिया है। अब क्या होता है बैलेंस शीट में, अगर आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है तो वो सबसे पहले आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे उनके पीएनएल शेयर में। ईआर इसमें हम लिख देते हैं ऐसे, ऐड जीआर इन पार्टनर्स कैपिटल देयर पीएनएल शेयरिंग रेशियो। तो उनका पीएनएल शेयरिंग रेशियो आप देखोगे तो 2:3:5 है। 2:3:5, तो 2:3:5। और जनरल रिजर्व आपका कितना है? 1,20,000। तो 1,20,000 को 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 24,000 आपका आया जेत्रा में, और 36,000 आया मेत्रा में, और 60,000 आया चेत्रा में, जो जीआर हम प्लस कर देंगे। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम एसेट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एसेट साइड वाला क्या होता है आपका लॉस। लॉस डिडक्ट फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल इन देयर पीएनएल शेयरिंग रेशियो। तो कितना है आपका लॉस? 30,000 रुपीज का है। 30,000 2:3:5 में हम बांट देंगे, तो 6,000 आपका जेत्रा का, 9,000 आपका मेत्रा का, और 15,000 आपका चेत्रा का। अब हमारा सम स्टार्ट होगा इंस्टॉलमेंट वाला, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये तो आपका आ गया 2,10,000, ये आपका आ गया 2,70,000, ये आपका हो गया 1,50,000। हो सके तो जहां ये बैलेंस लिख रहे हो वहां टेस्ट टेस्ट कर दो, जिससे मालूम पड़े कि यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं हुई थी। अब 2,60,000 में प्लस करूंगा 24,000 और माइनस करूंगा 6,000, तो 2,78,000, और 3,33,000 में प्लस करूंगा 36,000
और माइनस करूंगा 9,000 तो आपका आएगा 3,60,000 और 3,77,000 में प्लस करूंगा 60,000 माइनस करूंगा 15,000 तो 4,22,000 हमारा ये बैलेंसेस आया आफ्टर एडजस्टमेंट। अब आएगा पहला इंस्टॉलमेंट विद कैश। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमेशा विद कैश होता है तो लेस करेंगे तो आपका कैश का बैलेंस कितना है 60,000 और इसमें ऐड कर दो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी की है 3,03,000। टोटल आपकी इंस्टॉलमेंट मतलब आपके पास पैसा आ जाता है 60,000 प्लस 3,03,000 मतलब 3,63,000 आपके पास पड़ा है। अब इसमें से माइनस कर दो BR 30,000 का और माइनस कर दो रिजर्व कंटीजेंट लायबिलिटी का। तो कंटीजेंट लायबिलिटी आपकी कितनी की आती है 30,000 की आती है और माइनस कर दो एक और रिजर्व रिजोल्यूशन एक्सपेंस का, वो आपका आता है 15,000 का। अब आपके पास बैलेंस कितना बचता है 3,63,000 में से माइनस 30,000 किया माइनस 30,000 किया माइनस 15,000 किया तो 2,88,000 मेरे पास बैलेंस बचता है। अब 2,88,000 मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सबसे पहले मेरा स्टेप क्या बोलता है, जो रिजोल्यूशन एक्सपेंस और रिजर्व निकालने का वो मैंने निकाल दिया। सेकंड मेरा जो खर्चा स्टेप बोलता है वो बोलता है मुझे क्रेडिटर आउटस्टैंडर लायबिलिटी को पे करना है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडर लायबिलिटी आपकी क्रेडिटर और ओडी दो है और मुझे दोनों को अगर देना है तो 2,10,000 क्रेडिटर को देना है, 2,70,000 ओडी को देना है, ओडी में देना है। तो टोटल 4,80,000 की मेरे को आउटसाइडर लायबिलिटी पे करनी है, लेकिन मेरे पास 2,88,000 ही पड़ा है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं आउटसाइडर लायबिलिटी का जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जैसे कि 2,10,000 और 2,70,000 इनका रेशियो निकाल देता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे निकालू, काम करता हूँ मैं यहाँ पे लास्ट में निकालता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ। तो 2,10,000 इस टू 2,70,000 तो ये 4 जीरो तो कट गए। अब 3 7 जा और 3 9 जा मतलब 7:9 मेरा रेशियो बैठ रहा है। 7 किसका बैठेगा क्रेडिटर का, ओके, और 9 किसका बैठेगा ओडी का बैठेगा। तो यहाँ पे कर दूंगा लेस पेड टू क्रेडिटर और लेस कर दूंगा पेड टू बैंक ओडी। तो क्रेडिटर का जो था शेयर वो कितना था 7 और 9 था ओडी का। तो 2,88,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 16 तो 1,26,000 1,26,000 आपका क्रेडिटर लेस होगा और 1,62,000 आपका बैंक ओडी लेस होगा। तो ये आया आपका 1,26,000 क्रेडिटर और 1,62,000 आपका बैंक ओडी। क्लियर। और ये हमारा आ जाता है बैलेंस आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो 2,10,000 माइनस 1,26,000 आपका बैलेंस आया क्रेडिटर का 84,000। 2,70,000 माइनस 1,62,000 1,08,000 और यहाँ पे तो कोई बैलेंस आपका नहीं आया है तो ये एज इट इज लिख लेते हैं 1,75,000 2,78,000
3,60,000 और 4,22,000। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट में। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का पहले देख लो डेट कौन सा है। तो 28 फरवरी है, और 28 फरवरी को ना तो मुझे बीआर आ रहा है, ना मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी आ रही है, और ना ही मेरा डिसोल्यूशन एक्सपेंस आ रहा था। वो 2,52,000 है, वो मैं यूज कर लेता हूँ, और उसमें कुछ मेरा एडिशन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मेरी आउटसाइड लायबिलिटी जो पेंडिंग है 84,000 और 1,08,000, टोटल होता है 1,92,000 का, बराबर 1,08,000 और प्लस करूंगा 84,000, तो मेरा 1,92,000 ये मैं पे कर दूंगा पेड टू क्रेडिटर 84,000, और पेड टू बैंक ओडी वो कितना आएगा 1,08,000। तो 2,52,000 में से अगर मैं 84,000 माइनस कर दूं, और माइनस कर दूं 1,08,000, तो मेरा बैलेंस बचता है 60,000 का। मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 2,52,000 का। क्लियर? हाँ, करेक्ट है। 60,000 बचता है। अब 84,000 है, मैं क्रेडिटर में पे कर देता हूँ, और 1,08,000 है, मैं बैंक ओडी में पे कर देता हूँ। अब मेरे पास कितना बैलेंस बचा? 60,000 बचा। अब मेरा जो स्टेप 2 है, मीन्स के आउटसाइड लायबिलिटी वो पे ऑफ हो चुकी है, उसके बाद भी मेरे पास 60,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट का बचता है। ओके, तो अब मेरा क्या स्टेप आएगा? पार्टनर्स की लोन को पे करना है। तो यहाँ पे पार्टनर्स की मेरे पास दो लोन है, एक का 1.5 लाख है और एक का 75 लाख है। तो 1.5 लाख और 75 लाख का मैं वापस वही करूंगा, रेशियो निकाल दूंगा। तो 1.5 और 75 का कैसे करेंगे? 150 और 75 है, तो 1:2, 2:1। अगर 1.5 लाख और 75,000 का आप रेशियो करोगे तो 2:1 आएगा। तो सबसे पहले मैं पे करूंगा पेड टू 1.5 लाख की किसकी लोन है? जे की। पेड टू जे लोन 2 का रेशियो, और पेड टू एम लोन 1 का रेशियो। तो 60,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, तो 40,000 मैं दूंगा जेत्रा को, और बाकी का 20,000 दूंगा वो मेत्रा को। क्लियर? 40,000 जेत्रा को दूंगा और 20,000 मेत्रा को दूंगा। अब यहाँ पे मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होता है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद मेरा बैलेंस बचता है, वो लिखूंगा मैं यहाँ पे, बैलेंस आफ्टर सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो ये तो डिडक्ट हो गया, ये भी डिडक्ट हो गया, नील हो गया। मतलब 1,50,000 में से 40,000 पे कर दिया हमने लोन, तो 1,10,000 बचा, और 75,000 में से हमने 20,000 और पे कर दिए उसको भी, तो 55,000 बचा मेहत्रा का। और कैपिटल तो अभी बाड़ी नहीं आई है, 2,78,000, 3,60,000 और 4,22,000। क्लियर? तो हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट हो चुकी है। अब हम आएंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमारी आती है 31 मार्च 2014 को 2,94,000। अब हम देखते हैं, तो बीआर है वो तो अप्रैल में हो रहा है, तो ये तो 31 मार्च है, तो वो तो हम बाद में लेंगे, अप्रैल में लेंगे। और उसके बाद हमारा जो कंटीजेंट लायबिलिटी है 30,000 का, ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी वो हमारा 31 मार्च को आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। मतलब 31 मार्च को मुझे पता चल गया कंटीजेंट लायबिलिटी मेरा कितना है, 24,000 है, और मैंने रिजर्व कितना निकाला था 30,000, तो मेरा एक्सेस कितना बचा 6,000, तो वो मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दूंगा। और थर्ड वाला जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है उसका कोई डेट नहीं दिया, तो वो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा।
जो भी एक्सेस अमाउंट होगा। तो यहाँ पे मैं कंटीजेंट लायबिलिटी ऐड कर सकता हूँ 6000। तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा कंटीजेंट लायबिलिटी 6000। 2,94,000 प्लस 6,000 करूंगा तो टोटल मेरा 3,00,000 रुपीज का थर्ड इंस्टॉलमेंट होता है। और यहाँ पे मैं पहले पार्टनर्स के लोन को मैं पे कर सकता हूँ, क्योंकि पार्टनर्स की लोन अभी मुझे 1,10,000 प्लस 55,000 करूंगा तो 1,65,000 देना है। क्लियर। और मेरे पास 3,00,000 रुपीज पर है, तो मैं आराम से पार्टनर्स की लोन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा पेड टू जे एंड एम लोन। तो साथ में दिखा सकता हूँ 1,10,000 प्लस 55,000 तो 1,65,000। तो यहाँ पे 1,10,000 मैंने यहाँ पे जेत्रा को दे दिया और 55,000 मेत्रा को दे दिया। अब हम आते हैं यहाँ पे न्यू पेज में, क्योंकि वो पेज अब भर चुका है। पर्टिकुलर क्रेडिटर, और ये हमारी ओडी, ये हमारा जे का लोन, ये हमारा एम का लोन, जे का बैलेंस, मेत्रा का, चेत्रा का। तो हमने यहाँ माइनस कर दिया ना। हाँ, अब हम यहाँ पे बचाएंगे बैलेंस हमारा। बैलेंस कितना बचता है थर्ड इंस्टॉलमेंट का बैलेंस। तो बैलेंस देखोगे आप 3,00,000 में से 165 लोन पे करने के बाद मेरे पास थर्ड इंस्टॉलमेंट का 1,35,000 बच रहा है। एटस ओडी लोन सब पे हो चुके हैं। अब आते हैं हम कैपिटल की तरफ। तो 2,78,000 जे का कैपिटल है और एम का कैपिटल है 3,60,000 और 4,22,000 सी का। 3,60,000 एम का और 4,22,000 चेत्रा का। अब हम कर रहे हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। तो यहां तक तो सरप्लस कैपिटल मेथड में भी सेम था। अब खाली मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल कैपिटल कितना है आपके पास। तो टोटल स्पेस फिर आगे कम पड़ सकती है, इसके लिए मैं ऊपर ही लिख रहा हूं। आपके पास टोटल कैपिटल कितना है अभी। तो टोटल कैपिटल अगर जे एम और सी का करें तो 2,78,000 प्लस 3,60,000 प्लस 4,22,000, तो 10,60,000 आपके पास कैपिटल है। और आपके पास बैलेंस कितना है, तो बैलेंस 1,35,000 है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट आपका क्या हो गया, 9,25,000। ये आपका हो गया मैक्सिमम लॉस। इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लॉस बोलेंगे। और ये मैक्सिमम लॉस है, ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और लिखेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर पीएनएल शेयरिंग रेशियो। और पीएनएल शेयरिंग रेशियो इनका कितना था, 2:3:5। समझ में आया। टोटल कैपिटल मेरे पास 10,60,000 था और मेरे पास बैलेंस जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का पड़ा था वो 1,35 था। तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है, 9,25,000। मैक्सिमम लॉस मतलब कैपिटल मेरे पास इतना है और बैलेंस इतना है, तो कैपिटल लॉस कितना हुआ, 9,25,000। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 2:3:5 में, तो 1,85,000 आपके जे के अकाउंट में आ रहा है और 2,77,500 एम के अकाउंट में आ रहा है और सी के अकाउंट में 4,62,500 आ रहा है। अब सबसे पहली बार जब हम मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि एक पार्टनर का अमाउंट नेगेटिव में आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 2,78,000 माइनस 1,85,000, तो जे का तो क्लियर आ रहा है 93,000 और एम का करूं 3,60,000 माइनस 2,77,500, तो उसका भी पॉजिटिव में आ रहा है 82,500। लेकिन सी का जो देखेंगे तो वो नेगेटिव में आ रहा है 40,500। अब ये जो सी का कैपिटल डेफिशिएंसी आया ना,
वो हम एडजस्ट करेंगे जो पॉजिटिव आया है उन पार्टनर्स के अकाउंट में से। एडजस्टेड बिटवीन जे एंड एम, कौन से रेशियो में? पीएनएल शेयरिंग रेशियो में। तो जे और एम का पीएनएल रेशियो शेयरिंग क्या है? 2:3। तो 40,500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 16,200 एडजस्ट होगा जे के अकाउंट में से, और 24,300 एम के अकाउंट में से एडजस्ट होगा, और यहाँ पे 40,500 हम इसको दे देंगे। समझ में आया? अब ये एडजस्टमेंट के बाद जो हमारा बचेगा उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पे आउट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थर्ड इंस्टॉलमेंट बैलेंस अमाउंट जो हमने किया ना 1,35,000, देखना 93,000 में से माइनस करेंगे 16,200 तो 76,800 जे का आया, और 82,500 में से माइनस करेंगे 24,300 तो 58,200 किसका आया? ये एम का आया, और इसका तो जीरो आएगा क्योंकि 40,500 प्लस माइनस क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पे आपका 76,800 प्लस करो 58,200, टोटल आ रहा है 1,35,000, और मेरा बैलेंस कितना था? 1,35,000। इस तरह से मैंने पेमेंट किया। क्या किया मैंने? 10,60,000 कैपिटल था और मेरे पास बैलेंस 1,35 था। पहले मैंने मैक्सिमम लॉस निकाला, मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास बैलेंस कितना बच रहा है। वो बैलेंस जो रहता है उसमें से अगर कोई पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो पॉजिटिव वाले पार्टनर्स के साथ एडजस्ट कर दो। फिर जो अमाउंट आपका आता है ना, ये दोनों प्लस माइनस कर देना। फिर जो अमाउंट आएगा ना वो आपका वो वाला बैलेंस मेथड, बैलेंस जो अमाउंट होगा ना वही होगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर नेगेटिव नहीं आता है ना तो ये वाला ही जो बैलेंस होता है ना, यही आपका बैलेंस पे आउट होता है। यही आपका बैलेंस क्या होता है? पे आउट बैलेंस होता है। वो अभी आप देखना यहाँ पे, और यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा बैलेंस आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई बैलेंस नहीं बचा। अब 76,800 जो मैंने पे किया वो मैं कैपिटल में से माइनस करता हूँ। तो कैपिटल मेरा ये रहा जे का 2,78,000, उसमें से मैंने 76,800 पे कर दिया। तो अब जे का कैपिटल कितना बचता है? 2,01,200, और एम का कैपिटल कितना था? 3,60,000 माइनस करूंगा 58,200, तो एम का कैपिटल बचता है 3,01,800। और सी को तो मैंने कोई यहाँ पे पैसा ही नहीं दिया, पे आउट ही नहीं किया है, तो 4,22,000 एज इट इज बचेगा। तो ये मेरा बैलेंस आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट हुआ। अब क्या करूंगा? अब वापस से फोर्थ इंस्टॉलमेंट मुझे देना है, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए मैं पहले टोटल कैपिटल लिख देता हूँ। कितना है मेरे पास कैपिटल? तो 2,01,200 प्लस 3,01,80 प्लस 4,22,000, तो 9,25,000 मेरा टोटल कैपिटल है मेरे पास। उसमें से मैं लेस करूंगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो मेरे पास फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितनी है? 4,20,000। अब 4,20,000 में से भैया जो 15/4 को डिस्काउंटेड हो चुकी है तो वो 30,000 में लिख दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा। और डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो मैंने 15,000 रिजर्व निकाला था पर हुआ एक्चुअल 12,000, तो 3,000 एक्सेस था, वो मैं प्लस कर दूंगा। तो प्लस कर देता हूँ भैया 30,000, और प्लस कर दूंगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस का रिजर्व कितना? 3,000 का। तो टोटल मेरे पास कितना अमाउंट बचता है? 4,20,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000, तो 4,53,000। और यहाँ पे मेरा मैक्स लॉस कितना आया? मेरे को कैपिटल देना है 9,25,000 और मेरे पास 4,53,000 है, तो 4,72,000 मेरा मैक्सिमम लॉस आया, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इन देयर पीएनएल शेयर, और पीएनएल शेयर कितना है 2:3:5। तो 4,72,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो 94,400 जे के अकाउंट में, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 141,600 एम के अकाउंट में, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 3 तो 2,36,000 सी के अकाउंट में। अब देखो यहाँ पे कोई भी बैलेंस नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो मेरा पे आउट हो सकता है। अगर आता तो पहले मैं उसको एडजस्ट करता, फिर मेरा बैलेंस आता उसको मैं पे आउट बोलता। तो ये हमारा हो गया पे आउट ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट। क्लियर? तो 2,01,200 माइनस 94,400 तो 106,800 मैं पे करूंगा किसको? यहाँ पे मैं ब्लैक से नहीं लिखता हूँ क्योंकि बैलेंस आफ्टर मैं लिख रहा हूँ ना। अच्छा प्रेजेंटेशन रहे बस इसलिए कर रहा हूँ, बाकी आप तो लिख सकते हो। यहाँ पे लिखूंगा पे आउट ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो 2,01,200 माइनस 94,400 मतलब 106,800 और 301,800 माइनस 141,600 तो 160,200 और 4,22,000 माइनस 2,36,000। तो 4,22,000 माइनस 2,36,000 तो 1,86,000। 1,86,000 ये मेरा पे आउट हुआ। और आप इसको चेक भी कर सकते हो 186 प्लस 61,200 प्लस 106,800 तो मेरा बैलेंस आ रहा है 4,53,000 और मेरा फोर्थ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी आ रहा है 4,53,000। अब मेरा जो बैलेंस आएगा वो मैं देख सकता हूं कि बैलेंस आफ्टर फोर्थ इंस्टॉलमेंट मेरा कितना बचता है। तो 2,01,200 माइनस 106,800 करूंगा तो 94,400 मेरा जे का बचता है और 310,800 माइनस 141,600 तो 3,18,000 माइनस करूंगा पे आउट मेरा 160,200 तो 141,600 और लास्ट वाले का 4,22,000 में से मैंने पे आउट किया 1,86,000 तो मेरा बैलेंस बचा 2,36,000। अब मेरे पास कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं बचती, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि मेरे पार्टनर्स का बैलेंस बच रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा रियलाइजेशन लॉस। कितना? ये मेरा क्या हो गया? रियलाइजेशन लॉस हो गया। कितना? 94,400 141,600 जो भी ये बैलेंस बचता है और 2,36,000। क्लियर? तो ये मेरा रियलाइजेशन लॉस आ गया 236,141 और 94,400। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है मैक्सिमम लॉस मेथड के साथ। इसमें हमने कंटिजेंसी रिजर्व, वीआर, रिजोल्यूशन एक्सपेंस इस तरह के पॉइंट्स कवर किए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला लेक्चर मेरा। क्लियर? अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।